गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय मुकेश सर। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय मुकेश सर पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर क्लास के सेकंड चैप्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स की। सबसे पहले हम इस टॉपिक में आज बात करेंगे वायरसेस की। क्या होते हैं विषाणु, कैसे ये रोग फैलाते हैं, इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, नेचर क्या रहता है, हैबिटेट्स क्या होते हैं और किस तरह से वायरसेस की खोज हुई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल से ही बहुत सी खतरनाक बीमारियां जैसे प्लेग, स्मॉल पॉक्स, चेचक, एंथ्रैक्स, येलो फीवर जिसे पीत ज्वर कहा जाता है, निमोनिया, पोलियो आदि बहुत सी बीमारियां ह्यूमन कम्युनिटीज में फैलकर एपिडेमिक्स, महामारियों का रूप लेती रही हैं और ह्यूमन आबादी का विनाश करती आ रही है। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक मनुष्य इन बीमारियों के कारणों से पूरी तरह से अननोन रहा, अनभिज्ञ रहा। ऐसे कौन से पैथोजेंस होते हैं जो ह्यूमंस में इन बीमारियों का कारण बनते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ऐसे कई सारे बैक्टीरिया की खोज हो चुकी थी और साथ ही साथ में मनुष्य ये मान चुका था कि वर्तमान पृथ्वी पर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया ही है, अर्थात जीवाणु है। और ये भी जानकारी हो चुकी थी कि बहुत सारी संक्रामक बीमारियां इन्हीं जीवाणुओं के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। फिर भी स्मॉल पॉक्स, पोलियोमाइलिटिस, येलो फीवर, डेंगू एटसेट्रा ऐसी बहुत सी बीमारियां थीं जिनका किसी भी प्रकार का कनेक्शन बैक्टीरिया से नहीं मिला था। अर्थात ये बीमारियां बैक्टीरिया से उत्पन्न नहीं हो रही थीं, फिर भी ह्यूमन कम्युनिटीज में ये खूब तेजी से फैल रही थी और इन बीमारियों के कारणों का अभी तक कोई ट्रीटमेंट, कोई उपचार, कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई थी। एटीन्थ सेंचुरी के अंत में एक अंग्रेज वैज्ञानिक या अंग्रेज डॉक्टर एडवर्ड जेनर, जिनका नाम एडवर्ड जेनर था, इन्होंने काउपॉक्स से पीड़ित एक व्यक्ति में जो रेसेस, जो फफोले थे, उन फफोलों से एक फ्लूइड, तरल को बाहर निकाला और उस तरल को 23 ऐसे व्यक्तियों में इंजेक्ट कर दिया जो स्मॉल पॉक्स से पीड़ित थे। इन व्यक्तियों में चेचक के कुछ प्रारंभिक सिम्टम्स, लक्षण देखे गए थे। ऐसे व्यक्तियों में एडवर्ड जेनर ने काउपॉक्स से पीड़ित एक व्यक्ति था जिसमें फफोले पड़े हुए थे, उन फफोलों से एक फ्लूइड को, एक तरल को बाहर निकाला और उस फ्लूइड को इन व्यक्तियों में इंजेक्ट कर दिया गया और ऐसा करने से ये व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। एडवर्ड जेनर ने यह कार्य किसी चिकित्सीय पहलू से नहीं किया था, वरन अपनी समझ से ऐसे ही कर दिया था। इस कार्य का पब्लिकेशन 1798 में हुआ।
एडवर्ड जेनर के इस कार्य के कई वर्षों के पश्चात 1885 में लुईस पास्चर को आभास हुआ कि जो पागल कुत्ते में जो एक बीमारी होती है जिसे हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं, उसके लिए उन्होंने एक वैक्सीन तैयार किया और उस वैक्सीन को एक 9 वर्ष के बालक जोसेफ मीस्टर, जिसका नाम था जोसेफ मीस्टर, और उस बालक में उस वैक्सीन को इंजेक्ट किया और उस बालक की जान बच गई। इन सब कार्यों के उपरांत एक रशियन बॉटनिस्ट जिनका नाम डिमिट्री इवानोव्स्की था, इन्होंने टोबैको लीव्स, तंबाकू की पत्तियों में एक रोग फैला हुआ था, उसका पता लगाने का प्रयास किया कि जो तंबाकू की जो पत्तियां हैं जिनमें एक तरह से चितकबरा रोग हो गया था, येलो स्पॉट्स उस पे जगह जगह पर पड़े हुए थे और कुछ समय के पश्चात वो पत्तियां विल्ट होकर के गिर जा रही थी। तो उन पत्तियों में किस प्रकार का रोग फैला हुआ था, इसका पता लगाने के लिए डिमिट्री इवानोव्स्की ने उन लीव्स को उन लीव्स का एक्सट्रैक्ट बाहर निकाला और उस एक्सट्रैक्ट को लुईस पास्चर की लेबोरेटरी में चार्ल्स चैम्बरलेन के द्वारा बनाया गया एक बैक्टीरियल फिल्टर पेपर था, जिसे पोर्सलेन बैक्टीरियल फिल्टर कहते हैं। बैक्टीरियल फिल्टर ठीक है। जो एक्सट्रैक्ट मिला हुआ था टोबैको लीफ से, उस एक्सट्रैक्ट को लुईस पास्चर की प्रयोगशाला में तैयार किया गया, जो कि चार्ल्स चैम्बरलेन के द्वारा बनाया गया था, जिसे नाम दिया गया था पोर्सलेन बैक्टीरियल फिल्टर। उस बैक्टीरियल फिल्टर से उस एक्सट्रैक्ट को फिल्टर किया और उस फिल्ट्रेट को उन्होंने हेल्दी टोबैको लीव्स पर स्प्रे कर दिया। कुछ समय के पश्चात उन्होंने देखा कि जो हेल्दी लीव्स थी वो भी पूरी तरह से रोग ग्रसित हो गई। तो इस प्रकार से इवानोव्स्की ने यह अनुमान लगाया कि इन जो टोबैको लीव्स में जो बीमारी फैली है वो बैक्टीरिया से नहीं बल्कि किसी दूसरे पैथोजन से फैली है, जो कि रोगकारी है। क्योंकि उन्होंने एक्सट्रैक्ट को बैक्टीरियल फिल्टर से फिल्टर कर दिया था, अर्थात उसमें बैक्टीरिया के होने की संभावना को पूरी तरह से उन्होंने खत्म कर दिया था। ठीक है, इसलिए ये पूरी तरह से प्रूव हो गया कि जो बीमारी फैली हुई है पत्तियों में वो बैक्टीरिया से नहीं बल्कि इसका काज कोई दूसरा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इवानोव्स्की को वायरस की खोज का श्रेय जाता है। लेकिन जो वायरस टर्म है वो सबसे पहले लुईस पास्चर ने दिया था। जिस वायरस एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग पॉइजन होता है, अर्थात विष। तो विष जैसा कार्य करने वाला जो पदार्थ है, जो सब्सटेंस है, जो पैथोजन है, उसे लुईस पास्चर ने वायरस का नाम दिया और उसकी खोज का श्रेय डिमिट्री इवानोव्स्की को जाता है, जो कि एक रशियन बॉटनिस्ट थे। अब चूंकि इस एक्सट्रैक्ट में बैक्टीरिया नहीं थे, तो ये बैक्टीरिया लेस फ्लूइड था। तो इस बैक्टीरिया लेस फ्लूइड को सबसे पहले
इस बैक्टीरियल फ्लूइड को सबसे पहले बीजरिंग ने एक टर्म दिया जिसे कंटेजियम वीवम फ्लूडियम कहा गया। कंटेजियम वीवम फ्लूडियम, इसे हिंदी में जीवित तरल संक्रामक कहा जाता है। जीवित तरल संक्रामक। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। सबसे पहले डिमिट्री इवानोविस्की ने वायरस की खोज की। किस तरह से की? टोबैको लीव्स का एक्सट्रैक्ट निकाला और उसे बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से, जिसे पोर्सलेन बैक्टीरियल फिल्टर पेपर कहते हैं, जो कि चार्ल्स चैम्बरलेन के द्वारा लुईस पास्चर की प्रयोगशाला में बनाया गया था, उसे फिल्टर किया और प्राप्त फिल्ट्रेट को स्वस्थ हेल्दी टोबैको लीव्स पर स्प्रे किया और उन स्प्रेड लीव्स में वही बीमारी उत्पन्न हुई जो कि पहले से टोबैको लीव्स में पाई गई थी। अब चूंकि ये जो एक्सट्रैक्ट था उसमें बैक्टीरिया नहीं थे, क्योंकि उसे फिल्टर पेपर से, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से फिल्टर किया गया था, तो इस प्रकार से इवानोविस्की ने ये गैस किया कि ये डिजीज किसी बैक्टीरिया से नहीं वरन किसी दूसरे पैथोजन से हुई है जिसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता है। और ऐसे पैथोजेंस को लुईस पास्चर ने वायरस का नाम दिया और उसकी खोज का श्रेय इवानोविस्की को गया। बीजरिंग ने ऐसे बैक्टीरियल फ्लूइड को कंटेजियम वीवम फ्लूडियम का नाम दे दिया। ओके, इसी बीच 20th सेंचुरी के दूसरे दशक में दो साइंटिस्ट जिनके नाम टॉर्ट 1915 और डी हैरल 1917, इन दोनों वैज्ञानिकों ने कुछ बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करने वाले वायरसेस की खोज की। टॉर्ट ने 1915 में और डी हैरल ने 1917 में ऐसे वायरसेस की खोज की जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं। ऐसे वायरसेस को इन्होंने बैक्टीरियोफेज या केवल फेज वायरस का नाम दिया। तो नेक्स्ट है हमारा नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायरसेस, विषाणुओं की प्रकृति एवं वितरण। यद्यपि 20वीं शताब्दी में बहुत सारे वायरस जनित रोगों, पादप रोग या जंतु रोग, इन सभी की जानकारी प्राप्त हो गई थी, लेकिन अभी तक वायरसेस के नेचर की, स्वभाव की किसी भी प्रकार से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई थी। वायरस किसी भी प्रकार के नॉन लिविंग कल्चर मीडियम में ग्रोथ नहीं कर रहे थे, इसलिए इनके कंपोजिशन को जान पाना बिल्कुल असंभव सा हो गया था। ये किसी भी तरह के नॉन लिविंग मीडियम में ग्रोथ नहीं कर रहे थे। इसी बीच में 1935 में W.M. स्टैनले ने 1935 में W.M. स्टैनले को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। इन्होंने TMV टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि तंबाकू की पत्तियों में रोग उत्पन्न कर रहा था, इस वायरस का क्रिस्टलाइजेशन कर लिया और
उस वायरस के फ्लूइड को क्रिस्टल फॉर्म में ऑब्टेन किया, यानी कि रवे के रूप में। जो वायरस था टीएमवी का, उसे कणों के रूप में, रवे के रूप में ऑब्टेन कर लिया। और उनके अपने इन प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिकों को वायरस का रासायनिक संगठन का स्टडी करने में बहुत हेल्प मिली। इस कार्य के लिए डब्ल्यूएम स्टैनले को 1946 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया। 1946 में नोबेल प्राइज ऑफ मेडिसिन ये डब्ल्यूएम स्टैनले को दिया गया। इनके क्रिस्टलाइजेशन के पश्चात वैज्ञानिकों ने अध्ययन के आधार पर वायरसेस का केमिकल कंपोजिशन जाना और ये ज्ञात हुआ कि जो वायरस होते हैं वो नॉन लिविंग पार्टिकल्स के रूप में पाए जाते हैं और इनके इन नॉन लिविंग पार्टिकल्स को विरियन का नाम दिया गया। विरियन क्या होते हैं? विरियंस आर द नॉन लिविंग पार्टिकल्स which have capacity to infect any living organism, either plant or animal. अभी तक जो इवानोविस्की थे, उन्होंने अपने स्टडी के आधार पर ये जानकारी दी थी कि वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑब्लिगेट पैरासाइट्स दैट काज डिसीज। इवानोविस्की के अनुसार जो वायरस होते हैं वो एक प्रकार के पूर्ण परजीवी होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन स्टैनले के क्रिस्टलाइजेशन के पश्चात जो जानकारी सामने आई वो ये थी कि वायरसेस लिविंग्स नहीं होते बल्कि नॉन लिविंग होते हैं। इन्हें क्रिस्टलाइज करके रवों के फॉर्म में हम बंद बॉटल्स में रख सकते हैं लंबे समय तक, फिर भी इनमें पैथोजेनिसिटी की पूरी क्षमता पाई जाती है। हजारों वर्षों तक इन रवों को हम सुरक्षित रख सकते हैं। इतने वर्षों के पश्चात अगर ये फिर से किसी लिविंग मीडियम के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो इनमें पूरी क्षमता होती है उन्हें इन्फेक्ट कर देने की। तो इस प्रकार से जो वायरस का नेचर है वो नॉन लिविंग होता है और इनके इस नॉन लिविंग पार्टिकल्स को जिनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है उन्हें हम विरियन कहते हैं। इसके पश्चात 1934 में नॉल एंड रस्का इन वैज्ञानिकों के द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कर ली गई। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के पश्चात वायरस का स्टडी कर पाना बहुत ही आसान हो गया। इसके बाद में वायरस के स्टडी की एक अलग से ब्रांच बनी जिसे वायरोलॉजी के नाम से या विषाणु विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of viruses is called virology। जीव विज्ञान की शाखा जिसमें विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहलाती है। ओके, आज उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ आई होगी, टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आप वीडियो को कई बार रिपीट करके देखेंगे तो कुछ टर्म्स यहाँ पर हैं जो हो सकता है एक बार में न याद हो, तो इसलिए प्रयास करिएगा कि वीडियो को कई बार देखेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको जरूर याद हो जाएंगे। ओके, तो पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।